हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन की चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में। ठीक है, जिसमें बेसिकली बेल्जियम एंड श्रीलंका दो कंट्रीज़ की चर्चा की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। 59% of the population lives in the Flemish region and speaks Dutch. 40% of the population lives in the Wallonia region and speaks French. The remaining 1% of Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% of the people speak French while 20% speak Dutch. यानी कि यहाँ पर बेल्जियम की जातीय संरचना और बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। ठीक है, यहाँ पर 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग वॉलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जो शेष 1% हैं वो बेल्जियम के लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच बोलते हैं। ओके, नीचे इसका मैप भी दिया गया है, जिसमें ब्रुसेल्स जो है कैपिटल जो रीजन जो है वो ऑरेंज से रंगा हुआ है, वॉलोन क्षेत्र जो है वो रेड से रंगा हुआ है, फ्लेमिश जो है जो कि येलो से रंगा हुआ है, जर्मन जो है वो ब्लू से रंगा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजंस फॉर टेंशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में तनाव के कारण क्या क्या थे। फर्स्ट, the minority French speaking community was relatively rich and powerful. This caused resentment among the Dutch speaking community, who benefited from economic development and education much later. The tension between the two communities was most intense in Brussels. Brussels posed a unique challenge, like although Dutch speaking people were the majority in the country, they were a minority in the capital. यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय जो थे वो अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। ठीक है, इसे डच भाषी समुदाय ने नापसंद किया है क्योंकि उन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बाद में मिला। यानी कि जो डच समुदाय थे वो फ्रेंच समुदाय के अपेक्षाकृत बहुत ही पिछड़े थे, आर्थिक रूप से भी और लिटरेसी के रूप में भी, शिक्षित रूप में भी वो पीछे थे। ठीक है, दोनों समुदायों के बीच तनाव ब्रुसेल्स में अधिक तीव्र था। ब्रुसेल्स एक विशेष समस्या प्रस्तुत करता था, जो कि देश में डच भाषी लोग बहुसंख्यक थे, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में वो अल्पसंख्यक थे। ये बहुत ही मेन चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका gained independence in 1948. After independence, the majority Singla community aimed to dominate the government based on their numerical strength. श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता मिली। बहुसंख्यक सिंगला समुदाय ने अपने बहुमत के आधार पर सरकार पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, बेसिकली श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद सिंगला का था। ठीक है, सिंगला समुदाय का। नेक्स्ट, व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म? Majoritarianism is the belief that the majority community should rule the country in any way it wants, ignoring the wishes and needs of the minority. यानी कि बहुसंख्यकवाद वह विश्वास है कि बहुसंख्यक समुदाय को किसी देश पर अपनी इच्छा अनुसार शासन करने का अधिकार होगा, भले ही इसके लिए अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को अनदेखा किया जाए। ठीक है, इसे हम मेजॉरिटेरियनिज्म यानी कि बहुसंख्यकवाद कहते हैं। नेक्स्ट, स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिंगला सुपरमेसी, यानी कि सिंगला वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। ठीक है, पहला, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड डिक्लेयरिंग सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, इग्नोरिंग तमिल। दूसरा, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड preferential policies that favored Singla applicants for university admission and government jobs. तीसरा, a new constitution stated that the state would protect and promote Buddhism.
यानी कि यहाँ पे 3 कदम उठाए गए थे। पहला ये था कि 1956 में एक कानून पारित किया गया, जिसके तहत सिंगला को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया वहाँ पे, और तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। ठीक है। दूसरा, सरकारों ने ऐसी वरीयता आधारित नीतियाँ अपनाई थीं, जिनसे विश्वविद्यालयों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में सिंगला आवेदक आवेदक जो थे उनको लाभ मिला था। ठीक है। तीसरा ये था कि एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसका पोषण करेगा। ये जो सारे कदम उठाए गए थे, उसका प्रभाव भी पड़ा था। इसमें ये हुआ था कि इन सभी सरकारी कदमों से श्रीलंका के जो तमिल समुदाय था, उसमें अलगाव की भावना बढ़ गई। ठीक है। उन्हें लगा कि बौद्ध सिंगला नेता उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं है। ठीक है। उनको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं उनकी भाषा को। और उन्होंने ये भी महसूस किया था कि संविधान और सरकारी नीतियों ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। ठीक है। और एक ये भी चीज़ थी कि नौकरियों और अन्य अवसरों में उनके साथ भेदभाव किया गया और उनके हितों की उपेक्षा की गई थी। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, यानी कि इन कदम के क्या क्या प्रभाव पड़े थे। These actions increased the sense of alienation among Sri Lankan Tamils. They felt that the Buddhist Singla leaders were insensitive to their language and culture. They believed the constitution and government policies denied from equal political rights. They faced discrimination in job and other opportunities, and their interests were ignored their interests. As a result, the relation between the Singla and Tamil communities strained over time. यानी कि इन कदमों से श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि बौद्ध सिंगला नेता उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति असंवेदनशील थे, यानी कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे वो। ठीक है। उनका मानना था कि संविधान और सरकारी नीतियों ने उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया है, और उन्हें नौकरियों और अन्य अवसर में भेदभाव का सामना करना पड़ा और उनके हितों की अनदेखी की गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि समय के साथ सिंगला और तमिल समुदाय के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। अब हम बात करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम्स डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि बेल्जियम के विविधता संबंधी संघर्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेल्जियम इज़ अ कंट्री विद मल्टीपल लैंग्वेज कम्युनिटीज़ लाइक डच, फ्रेंच एंड जर्मन। यानी कि बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ कई भाषाई समुदाय रहते हैं, लाइक डच, फ्रेंच और जर्मन। Instead of ignoring these differences, Belgian leaders choose a peaceful and inclusive path. यानी कि इन भिन्नताओं को नज़रअंदाज करने के बजाय बेल्जियम के नेताओं ने एक शांतिपूर्ण और समावेशी मार्ग चुना। They acknowledged the cultural and regional diversity and worked in accommodate everyone. यानी कि उन्होंने सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को स्वीकार किया और सभी को समायोजित करने के लिए कई प्रयास किए। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि बेल्जियम के समायोजन मॉडल के तत्व। Between 1970 and 1993, Belgium made 4 constitutional amendments to ensure peaceful coexistence. यानी कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपना संविधान जो है वो 4 बार संशोधित किया था, ताकि ऐसी एक व्यवस्था तंत्र बनाई जा सके जिससे सभी लोग एक ही देश में मिलजुल कर रह सकें। फर्स्ट, equal representation in the central government. Like Dutch speaking and French speaking minister must be equal in number. This prevents any one group from dominating decision making. पहला ये था कि संविधान यह निर्धारित करता है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, इसलिए कोई भी एक समुदाय अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है। Second, power to regional governments. The central government transferred many power to the state governments. These regional governments are not subordinate to the central authority. यानी कि दूसरी यह व्यवस्था थी कि केंद्रीय सरकार की कई शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की राज्य सरकारों को सौंप दी जाएगी। ठीक है। जो 2 क्षेत्र है उसकी जो राज्य सरकार है वो कई शक्तियां संभालेंगी। ये राज्य सरकारें जो थी वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट, ब्रुसेल्स गवर्नेंस।
The capital, Brussels, has its own government where both communities are equally represented. यानी कि ब्रुसेल्स जो है उसकी एक अलग सरकार थी जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था. Next, mutual respect. French speaking people accepted equal representation in Brussels because Dutch speaking people accepted equal representation at the national level. यानी कि जो फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी समुदाय ने केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था. ठीक है. नेक्स्ट, इसमें एक ये भी ध्यान देने की बात है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त वहाँ तीसरी सरकार भी थी. ठीक है, तीसरे प्रकार की भी सरकार थी वहाँ पे. नेक्स्ट, कम्युनिटी गवर्नमेंट. अ थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि जो तीसरी सरकार थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी. अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सिस्ट elected by people of each language group like Dutch, French, German. Regardless of where they live, this government handle cultural, educational and language related matters. यानी कि ये जो समुदाय सरकार थी यह उन लोगों द्वारा चुनी जाती थी जो किसी एक भाषाई समुदाय से संबंधित होते थे. ठीक है, लाइक डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी, चाहे वो कहीं भी रहते हों. इस सरकार के पास संस्कृति, शिक्षा और भाषा से संबंधित मामलों पर अधिकार होता था. इसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते थे. ओके. अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, यानी कि सत्ता की साझेदारी के रूप. एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का उदय. इन अ डेमोक्रेसी, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. Everyone has the right to participate in shaping public policies. Therefore, political power should be distributed among various groups and institutions. यानी कि लोकतंत्र में लोग ही संसद राजनीतिक सत्ता का स्रोत होते हैं. ठीक है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में भाग लेने का अधिकार होता है. इसलिए राजनीतिक सत्ता को विभिन्न समूहों और संस्थाओं के बीच बांटा जाना चाहिए. ठीक है. अब बात करते हैं पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा. सरकार की 3 शाखाएं होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट हैज़ 3 ब्रांचेस. नंबर 1 एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी कि कार्यपालिका. नंबर 2 लेजिस्लेटिव ब्रांच, यानी कि विधायिका. नंबर 3 जुडिशियल ब्रांच, यानी कि न्यायपालिका. ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें. अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है. पावर इज़ डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स एट द सेम लेवल. यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में सत्ता को एक ही स्तर पर मौजूद विभिन्न अंगों के बीच समान रूप से बांटा जाता है. ठीक है. दिस एंश्योर्स नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, यानी कि इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग ना कर सके. नेक्स्ट, ईच ऑर्गन चेक्स एंड बैलेंसेस द अदर्स, यानी कि प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखता है. नेक्स्ट, दिस क्रिएट्स अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग इंस्टीट्यूशंस. इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन स्थापित होता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा. ठीक है. अब बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, जिसे हिंदी में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं. पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बांटा जाता है. पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार, जो कि नेशनल इश्यूज लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स से संबंधित है. दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार, जो कि रीजनल इश्यूज लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है. तीसरा, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय सरकार, जो कि लोकल नीड्स लाइक सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एंड स्ट्रीट लाइटिंग से संबंधित है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेडरलिज्म, यानी कि इसे संघवाद भी कहा जाता है. ठीक है.
नेक्स्ट, पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, यानी कि सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज लाइक रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, यानी कि सत्ता को विभिन्न समुदायों के बीच बांटा जाता है, जैसे कि धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक। एग्जाम्पल, बेल्जियम गिव्स राइट टू डच, फ्रेंच एंड जर्मन कम्युनिटीज, यानी कि बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन समुदायों को अधिकार दिए गए थे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। इन इंडिया माइनॉरिटीज आर गिवन रिजर्वेशन एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि भारत में अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। अब बात करते हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि हमें सत्ता की साझेदारी की क्यों ज़रूरत पड़ती है। पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी फॉर टू मेन रीजंस। फर्स्ट, प्रूडेंशियल, सेकंड, मॉरल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूडेंशियल रीजंस की, जो कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। पावर शेयरिंग हेल्प्स रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करती है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। शेयरिंग पावर हेल्प्स मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। दूसरा यह है कि सामाजिक संघर्ष से हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। सत्ता की साझेदारी जो है वो शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द मेजॉरिटी फोर्सेज इट्स विल ऑन अदर्स, it may seem effective in the short term, but it weakens national unity in the long run. यदि बहुसंख्यक अपनी इच्छा दूसरों पर थोपते हैं तो यह अल्पकाल के लिए तो प्रभावी है ही, लेकिन दीर्घकाल में यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है। नेक्स्ट इज द tyranny of the majority is harmful not only to minorities but also to the majority itself. कि बहुसंख्यकों का जो अत्याचार है वो न केवल अल्पसंख्यकों को प्रभावित करता है, बल्कि स्वयं मेजॉरिटी भी इससे प्रभावित होती है। ये दोनों के लिए हानिकारक है। ठीक है, इन शॉर्ट, शेयरिंग पावर इज अ वाइज डिसीजन बिकॉज इट प्रमोट्स हार्मोनी एंड प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि सत्ता की साझेदारी एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है, क्योंकि यह एक सामंजस्य को बढ़ावा देती है और संघर्ष को रोकती है। इसीलिए हमें सत्ता के साझेदारी की आवश्यकता होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं मॉरल रीजंस के बारे में, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का सार है। इन अ डेमोक्रेसी, पावर मस्ट बी शेयर विद दोज हु आर अफेक्टेड बाई इट यूज। लोकतंत्र में सत्ता उन लोगों के साथ साझा की जानी चाहिए जो उसके प्रयोग से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, पीपुल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट हाउ दे आर गवर्नड, यानी कि लोगों को यह अधिकार है कि वे यह जान सकें और राय दे सकें कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट ओनली व्हेन सिटीजन्स पार्टिसिपेट एंड फील इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम, यानी कि कोई भी व्यवस्था तभी वैध हो सकती है जब नागरिक उसमें भागीदारी दें अपनी और स्वयं को उससे जुड़ा हुआ महसूस करें। In short, power sharing is not just useful, it is ethically right and essential for true democracy. यानी कि सत्ता की साझेदारी केवल उपयोगी ही नहीं बल्कि नैतिक रूप से सही है और सच्चे लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। ओके,